इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप चेक प्रिपेयर कर रहे होंगे तो यू शुड इंश्योर कि आप ये चेक कर रहे हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, उसके बेसिस पे ही आप चेक प्रिपेयर करके किसी को, थर्ड पार्टी को दें। ठीक है। रिसिप्ट्स ऑफ कस्टमर फंड्स, द फंड्स मस्ट बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट। मतलब अगर आप पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करे। हमारे लिए जो डेबिट होता है वो बैंक के लिए क्या होता है? क्रेडिट। रीपेमेंट ऑन डिमांड, there must be a written request for a repayment from a customer during normal bank opening hours in the customer's branch or okay, रीपेमेंट ऑन डिमांड का मतलब यही है कि अगर कस्टमर जो है कस्टमर बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे है, कस्टमर लोन ले रहा है ठीक है बैंक से, तो कस्टमर को जो टाइम लिमिट दी गई है उसी में वो क्या करे, अपना लोन क्या करेगा, पे करेगा। अगर वो डिले करेगा पेमेंट तो उस पर इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट की परसेंटेज भी इंक्रीज कर सकता है बैंक। ठीक है। Comply with customers instructions when there are sufficient funds, a bank must do as a customer request। ठीक है। अगर कस्टमर के पास sufficient funds है और बैंक को कोई वो बैंक अगर किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो बैंक उसके बिहाफ पे करेगा, जो कस्टमर ने इंस्ट्रक्शंस दिए उनको प्रॉपर वे में फॉलो करे। बैंक आपको मंथली बेसिस पे क्या करता है, स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा जिसमें लिखा हुआ होगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके उस्मान, वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग कि बैंकर की ड्यूटी क्या है और राइट ऑफ कस्टमर्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ओके मैम। सबसे पहले हमारे पास है कि हम जो कस्टमर चेक प्रिपेयर करके दे, ठीक है, वो करेक्ट अमाउंट का हो, उतनी ही अमाउंट सफिशिएंट फंड अगर उसके अकाउंट में है तो ही वो किसी थर्ड पार्टी को चेक प्रिपेयर करके दे। सेकंड, ठीक है मैम। कस्टमर अगर पैसे बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसके अकाउंट को उस अमाउंट से क्रेडिट करे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर बैंक के लिए जो डेबिट है वो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट है। इन रिवर्स है बेसिकली, जो हमारे लिए डेबिट है वो बैंक के लिए क्रेडिट है। अगर ठीक है कस्टमर मैम। बैंक से लोन ले रहा है तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइमली बेसिस पे लोन पे करे, क्योंकि उस पे बैंक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ओके यस मैम। कंप्लाई कस्टमर्स इंस्ट्रक्शंस, कस्टमर जो बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे कि अगर एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है तो ये पर्टिकुलर अकाउंट डिटेल्स हैं, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। ठीक है मैम। बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें मेंशन होता है कि रेगुलरली या मंथली बेसिस पे स्टेटमेंट प्रोवाइड होती है जिसमें लिखा होता है कि हमने कितने विड्रॉल किए इन द इंटायर मंथ और कितने अमाउंट डिपॉजिट करी। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। जो भी कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बैंक को सिक्योरली रखनी है, फिर बैंक और कस्टमर को ये चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है देयर आर 4 recognized exceptions to this rule। A bank should keep in confidence what is known about a customer affair। सिवाय ये 4 exceptions है। पहली क्या है, डिस्क्लोजर दे सकता है बैंक गवर्नमेंट को, अगर लॉ में लिखा है, अगर लॉ में मेंशन है तो हम डिस्क्लोजर दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। पब्लिक ड्यूटी है कि हम कोई भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, पब्लिक ड्यूटी है कि हमें डिस्क्लोज करना है तो हम डिस्क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, when the bank sues the customer to recover what is owed। ये इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है अगर कस्टमर टाइमली बेसिस पे पेमेंट नहीं करता लोन की, उसको रिकवर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम। कस्टमर में हैव गिवन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट, इस पॉइंट को छोड़ देंगे, आप F4 में पढ़ेंगे, ये नहीं आएगा इस लेवल पे। ठीक है। ठीक। Advice of forgery, the bank must tell the customer when it becomes apparent that checks bearing a forgery or of the customer's signature। अच्छा, एडवाइस ऑफ फ्रॉडरी का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी कस्टमर का सिग्नेचर जो है वो कॉपी हो गया या कॉपी करके किसी ने सिग्नेचर कर दिया चेक पे
और वहां पर फ्रॉडिटी के चांसेस हैं, वहाँ फ्रॉड के चांसेस हैं, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को इन्फॉर्म करे। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरे पास ना। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? आप लोगों को शो हो रही जी। है? राबेल अब्दुल रहमान? यस मैम हो रही है। यस मैम। अच्छा, आप उस्मान रीलोड करें या मैं रीशेयर कर रही हूँ स्क्रीन? ओके मैम। यस मैम, शो हो गई है। केयर एंड स्किल bankers are expected to use care and skill partly for professional reason but also to ensure that banks statutory protection under some legislation. ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है। ठीक है जी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन बैंक के पास है वो उसको केयरफुली अपने पास जो है सिक्योरली अपने पास मेंटेन करके रखें। उसके रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए बैंक के, और कस्टमर रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। Closure of accounts. Bankers have a duty to provide reasonable notice to a customer when the bank wishes to close the account. अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपका अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। ओके, देयर इज नो ड्यूटी for the customer to ensure that they keep records of the account. They have no duty to check the statement they get from the bank. ये दो ड्यूटीज नहीं है कस्टमर की कि वो रिकॉर्ड्स का मेंटेन करें अपने अकाउंट का, और दूसरा ये कि वो स्टेटमेंट को चेक करें जो बैंक से रिसीव हो रही है। ठीक है, ये बैंक रिकंसिलिएशन में आता है, ये बैंक और कस्टमर करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनती है। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने और डेफिनेशंस। प्रोसीजर्स फॉर बैंकिंग कैश। पेइंग इन स्लिप आप लोगों ने सबने देखी होगी, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो पेइंग स्लिप फिल करते हैं, चेक अटैच करते हैं, या जो अमाउंट हम डिपॉजिट करा रहे होते हैं वो अटैच करते हैं और बैंक को सबमिट कर देते हैं, उसको हम पेइंग इन स्लिप कहते हैं। ठीक है, राबिल अब्दुल रहमान, यहाँ तक कोई इशू है? यस मैम। यस मैम। नो मैम। कोई इशू नहीं। ओके, नाउ a float is the money kept in the till at the end of the day so that there is some cash available to give to change to customer. देखिए, अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसको हम फ्लोट कहते हैं। हमारे पास अगर 10,000 की अमाउंट है तो हम अपने पास चेंज रखेंगे ताकि कस्टमर आए तो हम उसको चेंज दे दें। ठीक है, तो फ्लोट किस लिए मेंटेन होता है कि एक मिनिमम हम लिमिट सेट करके रखते हैं अमाउंट अपने पास, कि ये अमाउंट इसलिए होगी कि हम कस्टमर्स को चेंज दे सकें। ओके, डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट ओनली। बाकी ये किस तरह मेंटेन होता है ये हम पेटी कैश वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव, ये सब छोड़ना है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स ये मैं बता चुकी हूँ। ओके, इसको रीड करें। ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट द चेक्स टू द बैंक, आप लिखेंगे नेम ऑफ ड्रॉअर। मैंने बताया था ड्रॉअर क्या होता है, द पर्सन हु प्रिपेयर्स द चेक, द पर्सन हु प्रिपेयर्स और मेक द चेक, उसको हम ड्रॉअर कहते हैं या पेयर कहते हैं। ठीक है, उसमें हम अमाउंट ऑफ चेक लिखेंगे, टोटल वैल्यू और नंबर ऑफ चेक्स जो हम अब तक सबमिट कर चुके हैं या जो हम सबमिट कर रहे हैं बेसिकली बैंक के पास, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब उसके बाद हाँ, द पर्सन हु साइंस द चेक इज ड्रॉअर और द अमाउंट इज रिटन।
Returned or dishonored check. After a check has been received and bank, the bank may find it necessary to return the check to you and remove its amount from your bank account. ये कब होता है? जब चेक बाउंस हो जाता है. रिटर्न चेक या बाउंस चेक को हम डिसऑनर्ड चेक भी कहते हैं, कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे जिसकी वजह से आपका चेक क्या हुआ? डिसऑनर कर दिया बैंक ने. दो रीजंस हो सकते हैं, या तो इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से या स्टोलन चेक की वजह से आपका चेक रिटर्न हो गया. ठीक है. There may not be enough money in the customer account to cover the check. Normally, the banks will honor a check in the following circumstances. दो circumstances में ही बैंक आपके चेक को एक्सेप्ट करेगा. The check is that for an amount lower than check guaranteed card limit. देखिए, guaranteed card limit मतलब आपके पास लिमिट है कि आप 1 लाख का चेक दे सकते हैं, इससे नहीं दे सकते. तो विद इन 1 लाख जो भी चेक की अमाउंट आप ले लिख रही है, जो चेक दे रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है, वो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है. और यही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1 लाख से कम की जो अमाउंट है, ऐसी 1 लाख मैंने एक लिमिट एग्जाम्पल दी है. क्या चेक गारंटीड कार्ड लिमिट से अगर कम की अमाउंट है तो बैंक उस चेक को ऑनर करेगा, वरना उसको डिसऑनर कर देगा, रिटर्न कर देगा. ठीक है. नाउ if the check is accepted where the check is stolen and the signature of the drawer is forged, then the check is invalid and worthless. अगर आपके चेक पे सही डेट मेंशन नहीं है, या चेक में कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या सिग्नेचर में कुछ आपको लगता है कि सिग्नेचर सही नहीं है, तो बैंक आपके चेक को क्या करेगा? रिटर्न कर देगा या इनवैलिड कंसिडर करेगा. सही है. आउटडेटेड चेक्स भी एक्सेप्ट नहीं करता बैंक, मतलब मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड. जून का चेक अगर आप दिसंबर में जाके बैंक में कैश करा रहे हैं तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं होगा, वो चेक आउटडेटेड चेक कहलाएगा. ठीक है. डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, वही मैंने आपको जो बताया कि हम जो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, वो किस तरह ट्रांजैक्शन होती है. EFT POS मैंने बताया था, इफ़ यू रिमेम्बर, जो हम रिटेल स्टोर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है जहाँ पर हम अपनी पेमेंट्स करते हैं. दिस इज इररिलेवेंट. अच्छा, ये मोस्ट कॉमन. ठीक है. वही बात लिखी हुई है EFT POS वाली कि हाँ ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं. हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं? अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं. अगर हम वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो हम अमाउंट डायरेक्टली क्या ट्रांसफ़र करेंगे? बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. बैंक्स अपने पास कब तक रिटेन करके रखेगा इंफॉर्मेशन? मिनिमम पीरियड, या सॉरी नॉट बैंक, रिटेलर अपने पास कब तक इंफॉर्मेशन रिटेन करके रखता है? मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. सही है. मिनिमम पेमेंट ऑफ 6 मंथ्स. अच्छा, बैंकर्स ड्राफ्ट हमेशा याद रखिएगा, एक चेक होता है, एक बैंकर्स ड्राफ्ट होता है. बैंकर्स ड्राफ्ट हमेशा हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस पे के लिए यूज होता है. मतलब अगर हमें किसी को 25 लाख की अमाउंट पे करनी है, किसी कस्टमर को हाई वैल्यू ऑफ गुड्स की पेमेंट रिसीव करनी है, जैसे 25 लाख या 5 लाख, तो हम उसके लिए बैंकर्स ड्राफ्ट यूज करेंगे. ठीक है. तो याद रखिएगा, हाई अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए हम बैंकर्स ड्राफ्ट यूज करते हैं. Okay, ये सब समझ आ गया. अब हम जल्दी से, ये 3 पेजेस का सिर्फ चैप्टर है, इसमें सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रही हूँ. देखिए, हमारे पास क्या है कि हम कंट्रोल में रखें अपने रिकॉर्ड्स पे, अपनी कैश रिसिप्ट्स पे. दो चीजें हैं कंट्रोल की. एक है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होता है?
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज डिवाइडेड है, मतलब एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, क्या एक पर्सन कैशियर है, ठीक है, दूसरा पर्सन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तीसरा पर्सन कैश काउंट कर रहा है। ये सारी चीजें क्या हैं? बिजनेस में भी ऐसा होता है कि हम ड्यूटीज डिवाइड करते हैं। अगर एक रिकॉर्डिंग कर रहा है तो दूसरा पर्सन कैश कलेक्ट कर रहा होगा, तीसरा पर्सन जो है वो डॉक्यूमेंट्स या रिसिप्ट प्रिंट करके कस्टमर को दे रहा है। तो ड्यूटीज डिवाइडेड होती हैं। जहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है, समझे, वहां एक कंट्रोल है, वहां पर फ्रॉड के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। सही है। अब दूसरा कंट्रोल हम किस तरह रख सकते हैं अपनी कैश रिसिप्ट के लिए? बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक बनाता है बैंक अकाउंट, कस्टमर प्रिपेयर करेगा एक बैंक अकाउंट, बैंक प्रिपेयर करेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मेरी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है 50,000 एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मेरे बैंक अकाउंट में भी कितना बैलेंस होना चाहिए? 50,000। अगर ये बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स कि मुझे क्या करना है? इसको रिकंसाइल करना है, इसको मैच करना है। तो हम क्या करेंगे? इसकी रिकंसिलिएशन करेंगे। आगे हम ये देखेंगे कहाँ एरर है और हम उस एरर को अकॉर्डिंगली करेक्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंट्रोल के दो मेथड्स क्या हैं? एक तो सेग्रीगेशन कर दें हम ड्यूटीज को, और दूसरा क्या करें? बैंक रिकंसिलिएशन। अब जो भी कैश होता है या पे करते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम कैश बुक में, यू नो दिस। और कैश बुक हमारी प्राइम एंट्री है। कैश रजिस्टर्स कैन बी यूजफुल इन कंट्रोल ऑफ कैश रजिस्टर्स। कैश रजिस्टर्स क्या हैं? कि हम कंट्रोल रख रहे हैं अपने कैश रजिस्टर्स पे कि कितना कैश रिसीव हो रहा है, कितना हम पे कर रहे हैं। और ये यूजुअली रिटेल शॉप्स पे यूज होते हैं। कंप्यूटराइज भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है। हम ये चेक कर रहे हैं कितनी अमाउंट हमें ड्यूरिंग द डे रिसीव हुई है, कितनी अमाउंट हमने अगर सप्लायर को पे की है तो कितनी अमाउंट पे करी है। ये सब हम अपने कैश रजिस्टर में रिकॉर्ड। उसकी एक्सेस सिर्फ कुछ अप्रोप्रिएट स्टाफ मेंबर्स के पास होना चाहिए, स्टाफ ट्रेन होना चाहिए, और हम पीरियोडिक बेसिस पे, मतलब ईयरली बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो मैम। नो मैम। ओके। कैश रिसीव शीट और रेमिटेंस लिस्ट। रिसीव शीट या रेमिटेंस लिस्ट एक ही बात है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सारी लिस्ट बनाते हैं कि हमने आज किस से पैसे रिसीव करें, ठीक है, और कितनी अमाउंट रिसीव की है। बस ये आपको पता होना चाहिए इसमें। ये जैसे इन्होंने यहाँ बनाई हुई है कि हमने टोटल फॉर द डे $935 रिसीव किया है, ये हमारी रेमिटेंस लिस्ट में रिकॉर्ड हो, किस पर्सन से कितनी अमाउंट रिसीव करी है, और अकाउंट नंबर्स लिखे हैं। अच्छा, ये हो गया। कैश बुक से हम अमाउंट पिक करते हैं और क्या कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं सिंपली। फिर ये आपके पास डबल एंट्रीज हैं, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ कि डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स किस तरह प्रिपेयर होते हैं। ये वही सारी चीजें। दिस एग्जाम्पल नॉट इम्पोर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है कि हम अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, मैनुअल सिस्टम, मैनुअल अकाउंटिंग नहीं कर रहे। हम कस्टमर के जो बैलेंसेस हैं, कस्टमर के अकाउंट्स कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं? डायरेक्टली कंप्यूटर में कर रहे हैं, और उससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। हमें पता चल जाता है वीकली या मंथली बेसिस पे हमारी कितनी सेल हो रही। ओके, दिस इज मिसलेनियस रिसिप्ट्स का मतलब ये है कि जैसे कि हमने नॉन करंट एसेट, जो डेली बेसिस पे हमारी ट्रांजैक्शंस नहीं होती, जैसे कि हमने नॉन करंट एसेट बेच दिया, हमें रिफंड मिल गया सप्लायर से, इसके लिए सब हमारे पास मिसलेनियस रिसिप्ट्स यूज होती हैं। बस इस चैप्टर में ये 3-4 डेफिनेशंस हैं दैट कैन बी आस्क्ड, इसके अलावा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर चैप्टर 8 है हमारे ऑथराइजिंग एंड पेमेंट्स, लेकिन आपको चैप्टर 8 स्टार्ट नहीं करा रही अभी, आप लोग इतना एडजस्ट कर लें। चैप्टर 5, 6, 7, 8 ये हो चुके हैं हमारे। हाँ, ये चैप्टर्स हो चुके हैं सेक्शन बी में।
आप लोगों ने क्या करना है, इसको रीड करना है और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने किट से। फिर मैं मैम आपको एक चैप्टर रह गया। चैप्टर 8 हो, चैप्टर 7 हुआ है। अच्छा चैप्टर 7 हुआ है, सॉरी सॉरी, चैप्टर 7 तक, 5 6 7, ठीक है। 8 और 9 मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। जब तक आपने 5 6 7 लीड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, किट प्रैक्टिस। किट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन में, आप मुझे बता दीजिए, मैं वो डिस्कस कर लूंगी। फिर 8 9 हम साथ करेंगे और 10 11 इंडिविजुअल क्लासेस में कवर कर लेंगे। सही है? ओके मैम। Okay, ma'am. Okay, then see you guys in the next class. I have some other lesson now. Okay, Allah Hafiz. ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।